तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के पेपर 2 की, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। दोस्तों इस पेपर को मैं अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा संपूर्ण पेपर खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों के लिए कहने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो पीवाईक्यू जो रहते हैं उनको लेकर जो पिछला जो प्रश्न पत्र है उसके सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दूसरी बात, मैं जो आपके दो उपन्यास हैं, एक है गोदान उपन्यास और दूसरा है मेला आंचल उपन्यास, इसका एक प्रकार से सारांश आपको बताने वाला हूं। जो मेरा आंचल उपन्यास, मेला आंचल और गोदान उपन्यास, इन दोनों का मैं सारांश आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं जो आपकी कहानियां हैं, जो 7 कहानियां दी गई हैं, उन कहानियों को नहीं बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों उन कहानियों से रिलेटेड जो आपके पीवाई यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं, उनको मैं सभी प्रश्नों को जरूर डिटेल से करा दूंगा। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आया था पिछले साल, प्रेमचंद के कृतित्व पर प्रकाश डालिए, तो इसका आंसर अपन जानते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ज्यादा हु हल्ला नहीं करना, डायरेक्ट अपन को इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अपने तरीके से। हाँ यार एक बात और, मैं ये हो सकता है कि आपको 2 पेजों में लिखना है, कुल मिला के 2 प्रश्न का 2 नंबर का जो प्रश्न रहता है उसको 2 पेजों को भरना ही भरना है, ठीक है। तो ये आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया। उत्तर में हम लिखेंगे, श्री प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्य साधना में यद्यपि गद्य साहित्य की अनेक विधाओं को स्पर्श किया है, किंतु वास्तव में वे तो कथा शिल्पी थे, यानी कि कथाकार थे, कहानीकार थे, अपने कथा शिल्पी ही है, अपने इस क्षेत्र के एकमात्र सम्राट हैं। उनके कृतित्व का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो उनके कृतित्व का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। उनके कुछ उपन्यास हैं, उनका जैसे कि बात की जाए, उनके कुल मिला के 12-13 उपन्यास हैं, जिनमें सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र है, ये अधूरा उपन्यास है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इनकी 150 से ज्यादा कहानियां हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद जी की प्रमुख लोकप्रिय कहानियों की। बहुत ज्यादा कहानी, इन्होंने 200 प्लस कहानियां लिखी हैं, और उनमें जो प्रमुख है मैं उनको यहीं पे लाया हूं कि ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये याद ऐसे होती हैं कि यदि इनको आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो फिर आपको ये याद हो जाएंगी। मुझे इनको पढ़ने के बाद याद हुई, जैसे बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। बड़े घर की बेटी क्या रहती है, इसका बहुत ही शानदार कैरेक्टर रहता है, मजा आ जाता है इसमें, और आनंदी रहती है शायद बड़े घर की बेटी। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, परीक्षा, रानी सारंधा, ममता, शतरंज के खिलाड़ी। इसमें शतरंज के खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि साले वो शतरंज खेलने में बिजी रहते हैं और देश यहाँ पे गुलाम हो जाता है, तो इस प्रकार से शतरंज के खिलाड़ी रहते हैं। कफन, बूढ़ी काकी रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक काकी रहती हैं जो अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम कर देती हैं, और उसके बाद उसका भतीजा उसे बहुत ज्यादा तंग करता है। पूस की रात, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ईदगाह है, बहुत शानदार कथा है। बलिदान, मंत्र में यार मेरे को मंत्र मैंने यूट्यूब पे देखी थी और बहुत मजा आ जाता है इसको सुनने में। तो ये इनकी कुछ प्रमुख लोकप्रिय कहानियां हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद जी के कृतित्व की प्रमुख विशेषताओं की। चूंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, हालांकि ये 5 में आ जाए तो थोड़ा और इस पे बड़ा चढ़ा के पल्लवन कर देना। आप लोग जानते हो एमए हिंदू शास्त्र के स्टूडेंट हो तो पल्लवन कैसे करना है, बस वो कर देना, तो फिर आपको 5 नंबर भी मिल जाएंगे। कृतित्व की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय, मैंने क्या किया है, केवल हेडिंग लिख दी है, आपको इसको पूरा विस्तार से लिखना है, ठीक है, कि इनके कृतित्व में सामाजिक यथार्थ यानी कि समाज की सच्चाई दिखाई देती है, ठीक है। तो सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय और सहानुभूति, मानवीयता और सहानुभूति, भाषा और शैली, भाषा इनकी सरल सहज है, शैली बहुत ही शानदार है, और सामाजिक सुधार। तो ये रही इनकी कृतित्व की विशेषताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2 व्यंग उपन्यासों के नाम लिखिए। तो थोड़ी सी इनके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं कि डॉक्टर ज्ञान जो चतुर्वेदी हैं, ये बांका में डॉक्टर है, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मध्य प्रदेश में ये कार्यरत रहे।
और इनका जन्म मऊ रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दो इनके व्यंग्य उपन्यासों की बात की जाए तो बारामासी, पागलखाना, मतलब ये दोनों देखो मैंने उसकी वो भी लिख दी कि किस वर्ष इनका प्रकाशन हुआ। तो बारामासी, पागलखाना, नरक यात्रा, मरीचिका, ठीक है, मरीचिका। तो ये मैंने 4 लिख दिए हैं, आपको 2 लिखना है। और थोड़ा बहुत यदि आप लोग बारामासी को पढ़ लेंगे और पागलखाना या नरक यात्रा को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा उनका डिटेल में आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका इसमें आंसर समाप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी कला पर टिप्पणी लिखिए। मतलब इनकी कहानी कला पर टिप्पणी हमें लिखनी है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं उनकी कहानियों में दिखाई जाने वाली राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक आदर्शवाद और प्रेम की गहरी भावनाएं हैं। उनकी कहानियां अतीत की पृष्ठभूमि में स्थापित हैं और उनमें सामाजिक समस्याओं, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के द्वंद्व को दिखाया गया है। प्रसाद की कहानियों में भाषा, शैली और कथानक का सुंदर समन्वय है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी कहानियों में भाषा, शैली और कथानक का सुंदर समन्वय हमें दिखाई देता है, जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान देता है। प्रसाद की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं रोमांचक और भावनात्मक है। ये हेडिंग मैंने लिख दी, ठीक है। इनकी कहानियां रोमांचक और भावनात्मक है, अतीत की पृष्ठभूमि है, सामाजिक सरोकार इनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है, आदर्श नारी पात्र इनकी कहानियों में है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं। एक है ग्राम, छोटा जादूगर, इंद्रजाल और बसंती। और जो आपके इस सिलेबस में है वो है इनकी कहानी पुरस्कार, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य के शीर्षक का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना था, जो जैनेन्द्र कुमार की कहानी जो आपके सिलेबस में दी गई है अपना अपना भाग्य, उसके शीर्षक का विश्लेषण करना था। तो उत्तर में हम लिखेंगे, जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य का शीर्षक कहानी के केंद्रीय विचार को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। अब कहानी का केंद्रीय विचार जो है, उसका जो शीर्षक ही केंद्रीय विचार है कि लोगों का अपना अपना अलग अलग भाग्य होता है। जैसे तुम्हारा भाग्य कुछ और है, मेरा भाग्य कुछ और है, ठीक है। यह शीर्षक कहानी में दर्शाए गए विभिन्न पात्रों के भाग्य और उनके भाग्य के प्रति समाज की उदासीनता को उजागर करता है। कहानी में एक गरीब लड़का जो अपना भाग्य स्वयं गढ़ने की कोशिश करता है, उसकी कहानी है अपना अपना भाग्य। शीर्षक अपना अपना भाग्य इस बात को भी दर्शाता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है और वह अपने कर्मों और परिस्थितियों के अनुसार भाग्य का निर्माण करता है। तुम जैसे काम करोगे वैसा ही तो तुम्हारा भाग्य होगा। ये है सिंपल सी बात इस कहानी की। अब यदि तुम सुबह से उठोगे, 5 बजे उठोगे, ठीक है, 5 बजे तुम उठोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एक प्रकार से तुम लोगों से 3 घंटे आगे हो जाओगे, 2 घंटे आगे हो जाओगे। अब तुम उठ रहे हो क्या बताएं 10 बजे। अब 10 बजे तुम सुबह से उठ रहे हो और कह रहे हो कि हमारा तो भाग्य नहीं बदल रहा। अब ऐसे थोड़ी बदलेगा, तुम्हारा भाग्य जब ही बदलेगा जब तुम अच्छाई को अपनाओगे, अच्छी आदतों को अपनाओगे और बुरी आदतों का त्याग करोगे, तो फिर तुम्हारा भाग्य अपने आप धीरे धीरे बदलेगा। तुम ऐसे नहीं सोचो कि बुलेट ट्रेन की तरह तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब बुलेट ट्रेन की तरह तुम्हारा भाग्य नहीं बदलने वाला, तुम्हारा भाग्य बदलेगा स्लोली। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूं, उस पर ज्यादा बोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहीं पर अगले प्रश्न की, जो कि है प्रश्न है, कृष्णा श्रोती की 2 कहानियों के नाम लिखिए। अब वैसे तो मैंने 2 की जगह 4-5 कहानी लिख दी, लेकिन देखिए कृष्णा श्रोती कौन है। इनका जन्म 1925 में गुजरात के पश्चिमी इलाके, यानी कि अब जो पाकिस्तान में वो इलाका है, ठीक है, वहां पे हुआ था। बाकी ये अपने लाइफ में ज्यादा समय दिल्ली में रही और यहीं पर इनकी डेथ हुई, ठीक है। तो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है जिंदगी नामा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जिंदगी नामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा पर, और ये मिला था 1982 में। एक और चीज इनको मिली थी, वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कृष्णा श्रोती को मिला है, ठीक है, किस रचना पे मिला है ये बात बतानी है तुम्हें। मैं क्यों बताऊं, 1-2 चीज तो तुम्हें बताना है। तो प्रश्न ये है कि कृष्णा श्रोती को ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस रचना के आधार पर दिया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो बताएगा उसको 1 रुपए का इनाम मेरी तरफ से, अबे 1 नहीं 100 रुपए का इनाम मेरी तरफ से, ठीक है। और लेकिन हाँ, कमेंट आनी चाहिए 100, वीडियो पर लाइक आने चाहिए 1000, उसके बाद मैं 100 रुपए फोन पे कर दूंगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, मेरी भी लालच है। अब देखो इनकी 2 कहानियों को जान लेते हैं। एक कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, इसमें क्या होता है, इस कहानी में भारत पाकिस्तान के विभाजन जानते हो, मतलब बट गया था ना भारत पाकिस्तान 1947, तो उसके विभाजन के बाद हुए जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव है ना, उसको दिखाया गया था, ठीक है। और जो नफीसा एक कहानी है, तो यह कहानी एक स्त्री के जीवन संघर्ष और उसकी आंतरिक भावनाओं को दर्शाती है। अब बीच में क्या हुआ कि फोन आ गया था यार किसी का। अब फोन किसी का आ जाए तो फिर इसलिए क्या है, आप लोगों का वीडियो कट हो गया, तो इसलिए यहां से मैं कट कर रहा हूं, मतलब कट कर दिया था और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यार मतलब नफरत नहीं करना मेरे से प्रेम करना, ठीक है। या क्या मैं बोल देता, मेरे को कुछ नहीं पता। अब इनकी एक दूसरी कहानी है, वो है नफीसा। यह कहानी एक स्त्री के संघर्ष, जो जीवन का संघर्ष है और उसकी आंतरिक जो अंदर की भावनाएं हैं उसको दर्शाती है नफीसा कहानी। और 2 कहानी और लिख लो, मतलब 2 कहानियों का तो मैंने वर्णन ही कर दिया है और 2 ही कहानियों के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अगली कहानी है दादी अम्मा और उसकी अगली कहानी है पितृ हत्या। पिता की हत्या, ये कहानी लिखी है। पितृ हत्या कैसे होती है, अबे तुम्हें नहीं करनी, मतलब कहानी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की भाषा पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की भाषा उनकी रचनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी भाषा संवेदनशील, भावपूर्ण और ग्रामीण जीवन के परिवेश से जुड़ी हुई है। वे अपनी कहानियों में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसा पात्र वैसी भाषा, जिससे उनकी रचनाएं जीवंत और आत्मीय लगती हैं। रेणु की भाषा की मुख्य विशेषताएं, आंचलिक भाषा का प्रयोग। इसकी मतलब कुल मिला के देखो 2 विशेषताएं मैंने लिखी हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। बाकी यदि 5 नंबर का होता तो मैं 5 विशेषता लिख देता। रेणु ने अपनी कहानियों में ग्रामीण अंचल है उसकी भाषा का भरपूर उपयोग किया है, जिससे उनकी रचनाओं में आंचलिक रंग झलकने लगता है। नंबर 2, पात्रों के अनुकूल भाषा। रेणु ने हर पात्र के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है, जिससे पात्रों की पहचान और उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है प्रश्न जिंदगी और झोंक कहानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जिंदगी और झोंक जो कहानी है उसका पहले थोड़ा सा सारांश समझ लेते हैं। गोपाल एक गरीब, लाचार और विवश व्यक्ति है जो जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है। वह गरीबी, हैजा और खुजली जैसी बीमारियों से जूझता है, लेकिन मरने की बजाय वह जीने की कोशिश करता है। वह जोंक की तरह जिंदगी से चिपका रहता है। कहानी में लेखक रजुआ की दशा देखकर उसे घृणा करता है, मतलब लेखक है वो रजुआ की दशा देखकर उससे घृणा करता है और उसे कुछ भीख मांगने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। लेकिन रजुआ मरना नहीं चाहता, जिंदगी से चिपका रहता है, मतलब मरना नहीं चाहता और जिंदगी से चिपका रहता है। अंत में रजुआ मर जाता है और लेखक को शांति मिलती है, जैसे उसका दिमाग पर से एक भारी उसके दिमाग से एक भारी बोझ उठ गया हो। बात करते हैं इस कहानी के मुख्य बिंदु की, रजुआ का संघर्ष। कहानी में रजुआ के जीवन के संघर्षों को दर्शाती है, जिसमें गरीबी, बीमारी और सामाजिक उपेक्षा शामिल है। नंबर 2, जीने की इच्छा। रजुआ जीवन के प्रति अपनी आस्था और जीने की इच्छा रखता है, भले ही वह किसी भी स्थिति में क्यों न रहे। नंबर 3, जोंक की तरह जिंदगी से चिपका रहना। रजुआ का जीवन जो है वो जोंक की तरह जिंदगी से चिपका रहने का प्रतीक है। उसे मरना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता। यह कहानी जीवन के प्रति आदर्शवाद, संघर्ष और सामाजिक उपेक्षा जैसे विषयों को छूती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अभी हमें पता है ना, तुम्हारे जीवन में भी अभी कठिनाइयां आई हैं, पेपर चल रहे हैं, तुम्हारा दिमाग टेंशन में, तो टेंशन नहीं लिया करो यार, किसी भी चीज की टेंशन गई तेल लेने, अपना काम करो बस। मेरा एक वीडियो देख लो यार, काई की टेंशन, और मैं ऐसी देते ही रहता हूं तुम लोगों को, तुम लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। हमें जीने की इच्छा को कभी नहीं खोना चाहिए, जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और आई होप दोस्तों, मेरे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, तो यार तुम्हें क्या करना है जीवन में, कभी भी कोई टेंशन हो ना, मेरी 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, केवल मेरी आवाज सुन लेना, ये इतनी इरिटेटिंग आवाज है ना, तुम लोग सो जाओगे, समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं होगी, ठीक है।
तो टेंशन से निकलने का एक अच्छा रास्ता है मेरी आवाज को सुन लेना। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, निर्मल वर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। उनका जन्म शिमला में हुआ था और उन्होंने साहित्य में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वे एक संवेदनशील, गंभीर व्यक्ति थे और जो समाज और जीवन के प्रति अपनी गहरी सोच रखते थे। निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व के प्रमुख पहलू, तो सबसे पहला है साहित्यिक प्रतिभा। निर्मल वर्मा एक कुशल लेखक थे और उनकी रचनाएं समाज और मनुष्य की भावनाओं को इनको गहराई से व्यक्त करती हैं। नंबर 2, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। वे साहित्य और समाज को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते थे और वे अपनी रचनाओं में इसे व्यक्त करते थे। नंबर 3, सामाजिक जागरूकता। निर्मल वर्मा समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के प्रति जागरूक थे और अपनी रचनाओं में इसे उजागर करते थे। बात करते हैं वापसी कहानी के आधार पर जो गजाधर बाबू है उनके चरित्र चित्रण को। प्रश्न है, वापसी कहानी के आधार पर गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, वापसी कहानी उषा प्रियवंदा द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। गजाधर बाबू इस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं। वे इस कहानी के केंद्रीय बिंदु हैं जिसकी परिधि में यह कहानी घूमती है। यानी कि इस कहानी के इर्द गिर्द, गजाधर बाबू के इर्द गिर्द ही यह कहानी घूमती है। उनका कर्तव्य, अब यहाँ पे देखो, जो बा है यहाँ पे बा बकरी का बन गया है, आपको वाह वजन का बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पे लिखी है, लेकिन आपको देखो उस पर ध्यान नहीं देना। एमए हिंदी साहित्य के स्टूडेंट, एमए बीए हिंदी, जो भी है, तुम लोगों का हिंदी बैकग्राउंड है तो ही तुम लोगों को दिक्कत है। उनका कर्तव्य परायण व्यक्तित्व पाठक को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेता है। कहानी का कारुणिक अंत, यानी कि करुणामयी अंत, जिसमें गजाधर बाबू को अपने घर से, जिस घर को उन्होंने अपने त्याग और समर्पण से संजोया था, छोड़कर, इसमें छोड़ लिख गया, छोड़कर जाना पड़ता है। रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायर होने पर अपने घर जाने और अपने ही घर में उपेक्षा जिनका कोई आदर नहीं है, मान सम्मान नहीं है, जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसका शिकार होकर भी उसे भी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाने तक उनके चरित्र की अनेक विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली है कर्तव्यनिष्ठ। गजाधर बाबू कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन में सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उन्होंने 35 वर्ष नौकरी की, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने से दूर उन्हें शहर में रखकर पढ़ाया। एक बेटे और बेटे की शादी भी की, शहर में मकान भी बनवाया। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा है। ये मोड़ा लिख गया, मोड़ा लिखना, ठीक है। अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का भलीभांति निर्वाह किया है। और आगे दोस्तों हम आपको गोदान और गबन भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्नेही व्यक्तित्व। गजाधर बाबू का जो व्यक्तित्व है वो है बेहद स्नेही है। उनके व्यक्तित्व का उल्लेख लेखिका ने भी इस कहानी में किया है। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत सही व्यक्ति हैं और स्नेह के आकांक्षी भी हैं। नंबर 3, सहृदय। सहृदय ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों देखो 2 नंबर के प्रश्न में 2 मैंने आपको पढ़ दिए हैं, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इनकी 2 विशेषताएं और थी। त्याग की भावना। त्याग की भावना गजाधर बाबू के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने अपने जीवन में विशाल त्याग किया है, पत्नी और बच्चों को अपने से दूर रखकर, और वह जीवन उनके अच्छे परिवेश के लिए। यह एक बहुत ही विशाल निर्णय था उनके जीवन का, जो उन्होंने अपने त्याग की भावना को पूरा किया। बात करते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की, जो कि है प्रसिद्ध कथाकार मैत्रेय पुष्पा की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। मैत्रेय पुष्पा की किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानियों के नाम इस प्रकार से फैसला और गोमा हस्ती है। फैसला में क्या है, यह कहानी एक महिला के संघर्ष और निर्णय को दर्शाती है, और गोमा हस्ती है, यह कहानी एक ग्रामीण महिला के जीवन और उसकी हंसी को चित्रित करती है। उपन्यास तत्वों के आधार पर गोदान उपन्यास की समीक्षा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दोस्तों एग्जाम से पहले इस प्रश्न को एक बार अवश्य देख लीजिएगा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर इन प्रमुख 6 बिंदुओं के आधार पर देने वाला हूं। जहां दोस्तों, जिनमें पहला बिंदु है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है भाषा शैली, चौथा है पात्र योजना, 5वां है संवाद,
छठा है देश काल और वातावरण। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास की कथा वस्तु की। जैसा कि ऊपर लिखा भी है कि प्रमुख रूप से उपन्यास के 6 मुख्य तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण। जहां दोस्तों सबसे पहले कथा वस्तु की बात करते हैं तो समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर प्रेमचंद ने हमेशा ध्यान दिया है। गोदान की कथा वस्तु किसान और महाजन के संघर्ष की कहानी है। गोदान में ग्राम्य यानी कि ग्रामीण जीवन, ग्राम्य जीवन यानी कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन की 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। गांव के गरीब किसान का शोषण शहरी जीवन के प्रतीक जमींदार और महाजन द्वारा किया जाता है। प्रेमचंद ने प्रत्येक वर्ग के प्रतीक पात्र लेकर समूचे समाज का चित्रण किया है। यहाँ किसान परिश्रम करके अपना पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, पर सारी फसल महाजन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ले जाते हैं और किसान है वह भूखा ही रह जाता है। इस मूल कथा से अन्य प्रसंग इस तरह घुले मिले हैं कि मूल कथा को और अधिक प्रभावमान बनाते हैं। घटनाओं का समन्वय इतने सुंदर ढंग से किया गया है कि उपन्यास में मूल कथा का चित्रण बड़ा स्वाभाविक और सशक्त बन गया है। यदि उच्च वर्ग की घटनाओं को अलग कर दिया जाए तो गांव की समस्याओं का चित्रण प्रवाहहीन हो जाएगा और एक भारतीय किसान का चित्र अधूरा रह जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गोदान की कथा वस्तु अत्यंत सुनियोजित, सुव्यवस्थित और आकर्षक है। संपूर्ण कथा उसकी घटनाओं और पात्रों के क्रिया व्यापार में एक सूत्रता सुगठित करती है और बाकी में दोस्तों एक प्रकार एक सूत्र में बांधती है। अब बात करते हैं नंबर 2, चरित्र चित्रण। उपन्यास में चरित्रों का विकास है जितना स्पष्ट और गहरा साथ ही सहज होगा उतनी ही कहानी की जो रोचकता है वह बढ़ती है। अगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाए तो उसे उपन्यास में स्थान देने से कोई लाभ नहीं। अगर चरित्रों के विकास में दोष है तो उपन्यास कमजोर होगा। उपन्यास का नायक होरी और उसकी पत्नी धनिया, इन दोनों का चरित्र निर्माण प्रेमचंद ने इतने कौशल से किया है कि भारतीय किसान परिवार का सही चरित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाता है। एक भूखा, फटेहाल और लाचार होरी जीवन भर मेहनत करता है और कर्ज से दफ्तर चला जाता है। परिस्थितियों ने धनिया को ऊपर से कठोर बना दिया है पर वह अंदर से एकदम मुलायम, कोमल और रस भरी है। वह यथार्थ के धरातल पर जीवन के कठोर संघर्षों में झेलने वाली और कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति का साथ देने वाली महिला है। अब बात करते हैं भाषा शैली। तो भाषा एवं शैली की दृष्टि से जो गोदान है वह शिल्प की कसौटी पर खरा उतरता है। गोदान की भाषा सीधी सादी और प्रवाहपूर्ण है। प्रेमचंद ने भाषा को सजाने संवारने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए सहज भाषा का जो प्रवाह है वह जलधारा के समान है, इसे कोई भी पी सकता है। गोदान में पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा मनोभावों की व्यंजना का साधन है, यानी कि जो भाषा है वह अपने मन के भावों को उनको व्यक्त करने का साधन है। गोदान का अधिकांश भाग ग्रामीण जीवन के चित्रण ने ले लिया है और उसका नायक होरी प्रारंभ से अंत तक ग्रामीणों से ही घिरा होने के कारण कभी भी शहर के दर्शन नहीं करता है। इसलिए गोदान की जो भाषा है उसमें ठेठ, ग्रामीण, अर्ध तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनकी ही प्रधानता है। उनकी शैली सहज व रोचक है। उसमें मुहावरों और शुक्तियां हैं उसका सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद ने गोदान में वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नंबर 4, पात्र योजना। गोदान की कथा का नायक होरी है। इसके साथ ही होरी की जो पत्नी है उसके रूप में धनिया का चरित्र आता है। तीसरा प्रमुख पात्र होरी का लड़का है जिसका नाम गोबर है। पात्रों का नामकरण भी ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ही है और गोदान के ये पात्र प्रेमचंद के निजी पात्र बनकर रह गए हैं।
किसी भी पात्र का नाम लीजिए, प्रेमचंद का चेहरा श्रोता के समक्ष उपस्थित हो जाता है। गोदान के प्रायः सभी पात्र अपना सजीव व्यक्तित्व लेकर कथानक के तट पर अवतरित होते हैं। प्रेमचंद अपने पात्रों का ऐसा शब्द चित्र उपस्थित करते हैं कि पाठक उनको भूल नहीं पाता है। प्रेमचंद के पात्र साधारण होकर असाधारण और अविस्मरणीय हो जाते हैं और प्रत्येक पात्र का कथानक में योग आवश्यकतानुसार ही रहता है। वह कथा विकास में अपना योग देकर हट जाता है। केवल होरी और धनिया ही ऐसे पात्र हैं जो कथानक में प्रारंभ से अंत तक बने रहते हैं। उनका जीवन संघर्षों और घटनाओं का घात प्रतिघात सहन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उनकी शक्तियां क्षीण होती जाती हैं, फिर भी वे जीवन पर्यंत संघर्ष से पीछे हटते। अंत में प्रकृति इनके जीवन संग्राम का अंत कर देती है। अंतिम झलक दिखाकर होरी का जीवन दीपक है वह बुझ जाता है, यानी कि होरी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 5, कथोपकथन, यानी कि एक प्रकार से कथा का उपकथन या संवाद। गोदान के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, सशक्त, सार्थक और नाटकीय हैं। वे पात्रों के चरित्र को प्रकाशित करने के साथ ही कथानक को भी गति प्रदान करते हैं। प्रेमचंद के कथोपकथनों हैं उसकी यह प्रमुख विशेषता है, यानी कि संवादों की प्रमुख विशेषता है कि सिद्धांत कथन के कथोपकथन यानी कि संवाद तक निरस और शुष्क नहीं होने पाते। गोदान के अनेक कथोपकथन बड़े ही भाव व्यंजक और भावों के उद्बोधन की दृष्टि से बहुत ही सफल हैं। क्रोध, घृणा, दया, उत्साह, प्रेम आदि का प्रकाशन कथोपकथनों के द्वारा ही हुआ है। गोदान के कथोपकथन पैने संक्षिप्त एवं नाटकीय हैं। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पर आता है देश काल और वातावरण। गोदान में 1930 से यानी कि इसमें 1930 से 36 तक के युग का चित्रण किया गया है। यह वह समय था जब भारतीय जनता का शोषण हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन जागरण है उसकी अंगड़ाई ले रहा था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आदि सभी दृष्टियों से जनसाधारण की स्थिति शोचनीय थी। देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन अंगड़ाइयां ले रहा था। प्रेमचंद ने तत्कालीन जो समस्त युग समस्याओं की जड़ जो दरिद्रता है उसका जन्म राजनीतिक शोषण से हुआ है। गोदान में तत्कालीन भारतीय समाज का स्पष्ट बिंब दिखाई देता है। दरिद्रता, संयुक्त परिवार का टूटना, दहेज, अनमेल विवाह, ऋण बहु विवाह, चारित्रिक पतन, बाल विवाह, जाति पाति, छुआछूत, बेकारी, पाखंड आदि समस्याएं समाज में प्रमुख रूप से थी। इस प्रकार गोदान में तत्कालीन जो भारतीय समाज है वहाँ उस काल के जो समाज था उसका यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। तो दोस्तों हमने उपन्यास के 6 मुख्य तत्वों पर बात की। दोस्तों अब बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। गोदान में प्रेमचंद का प्रमुख उद्देश्य युग जीवन को उद्वेलित करने वाली विविध समस्याओं का चित्रण करना था। गोदान में यह संदेश व्यंजित होता है कि भारतीय समाज का उद्धार तभी संभव है जब वह सामंत और पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण से मुक्ति पा सके। इसलिए गोदान में पूंजीवादी और सामंती शोषण की प्रताड़नाओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आंसर होता है समाप्त गोदान के प्रमुख पात्र होरी के चरित्र चित्रण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस प्रश्न का आंसर इन प्रमुख 6 बिंदुओं पर चर्चा करके देने वाला हूं, जिनमें पहला बिंदु है होरी एक व्यक्ति के रूप में कैसा है। उसके बाद दूसरा बिंदु रहेगा निर्धन किसान। तीसरा बिंदु है धर्म भीरू, यानी कि होरी धर्म को कैसे मानता है। चौथा है सहनशीलता, होरी के अंदर कितनी सहनशीलता है। पांचवा है दुर्बलताएं, हालांकि होरी में कुछ दुर्बलताएं भी हैं। छठा है प्रतीक, यानी कि भारतीय किसान की समस्त जाति का प्रतीक होरी कैसे है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में, यानी कि दोस्तों होरी एक व्यक्ति के रूप में कैसा है। होरी का चरित्र एक व्यक्ति के रूप में कैसा है। तो दोस्तों होरी गांव का रहने वाला एक भोला भाला किसान है, यानी कि होरी एक प्रकार से भोला भाला किसान है।
सामान्य किसान की तरह सारी अच्छाई बुराई उसकी नस नस में व्याप्त है। अब उसकी नस नस में एक प्रकार से अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ गौ यानी कि गाय की लालसा चिरकाल से संचित चली आती है। यानी कि उसके मन में रहता है कि यार एक गाय ले ली जाए। उसके जीवन की सबसे बड़ी साध थी, यानी कि यही जो गाय की जो लालसा है यह उसके जीवन की सबसे बड़ी मनसा है, यानी कि उद्देश्य है। वह बहुत छोटा किसान था, यानी कि छोटा किसान है, अतः वह इतने भर से ही अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि अपने खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने को बुलाते थे। अब जो उसके साथी वगैरह थे किसान, वो उसको चिलम मतलब राम राम करते और चिलम पीने को भी बुलाते थे। यह कोई कम इज्जत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कोई यदि आपके सामने शीश झुकाता है, सिर झुकाते हैं, तो ये कोई कम इज्जत तो वाकई में नहीं है। नंबर 2, निर्धन किसान। उसके पास अधिक जमीन नहीं है, वह एक छोटा नाम मात्र का किसान है, इसलिए वह अधिकारों की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य पालन की चिंता उसे सताती है, मतलब सताती रहती है। एक आसामी के रूप में, एक बाप, एक पति, एक भाई, एक ससुर के रूप में वह अपनी सीमाएं पहचानता है। एक सामान्य आसामी होने के कारण वह राय साहब की जी हुजूरी भी करता है। उनके आदेश का पालन करना, शगुन देने को तैयार रहना, पंचों द्वारा निर्धारित दंड और डांट जो डांट लगता है, डांट डपट सहना, हुक्का पानी बंद और बिरादरी से बाहर किए जाने के डर से भयभीत हो जाना, दरोगा को रिश्वत देना आदि काम उसके सामान्य स्तर को उजागर करते हैं। यह होरी की एक होरी का एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। उसकी सोच का भी अपना एक दायरा है। गाय है, गाय के आने की संभावना मात्र से यह सोचना कि गोबर को दूध मिलेगा, द्वार की शोभा बढ़ेगी, भाई हीरा का एकदम एक नाजायज पक्ष लेकर झूठा न्याय करता है। एक अलग अलग प्रकार से उसके चरित्र में, एक निर्धन किसान भले ही है, उसका चरित्र अलग अलग जगह से अलग अलग ढंग से झलकता है। उसका जो भाई हीरा होता है उसका एक प्रकार से जायज पक्ष भी नहीं होता, एक प्रकार से वो उसकी गाय को मार देता है, उसके बाद भी अपने भाई का पक्ष लेता है। अपने परिवार की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना, निर्धनता में भी, जो निर्धन यानी कि पैसे भी नहीं है तो भी उसमें भी अपने परिवार के सदस्यों की सहायता करना होरी की कर्तव्यशीलता के साक्षी है। इन्हीं चिंताओं में वह अंत तक खटता रहता है। अब बात करते हैं नंबर 3, धर्म भीरू। होरी अपने वर्तमान गरीबी और निर्धनता को पूर्व जन्म का परिणाम मानता है। होरी वास्तव में धर्म भीरू और धर्म सहिष्णु है। वह राय साहब को राजा के समान मानता है, घर आए भोला का आदर सत्कार करता है। होरी और शोभा के माफ कीजिएगा, हीरा और शोभा, इनके दुष्कर्मों की शिकायतें वह सुन नहीं पाता। बांस वाले से सौदा करते करते भी उसे डर सा लगा रहता है। आदि चिंताओं में ग्रस्त रहने पर भी वह मस्त रहता है और यही उसका भीरूपन है। इसी धर्म भीरुता के कारण ही होरी में अच्छे गुण भी पाए जाते हैं। होरी की ईमानदारी इसी प्रकार का गुण है जो उसके चरित्र को मूल्यवान बनाता है। भोला द्वारा बैल खोल ले जाने पर भी वह अपने आर्थिक कष्टों को तो बढ़ा देता है, बढ़ा लेता है, पर असहाय झुनिया को नहीं निकालता। जो झुनिया है, जो कि भोला की ही बेटी है, लेकिन भोला एक प्रकार से उसको आर्थिक कष्ट दे देता है, उसके बाद भी उसकी बेटी को अपने घर से नहीं निकालता। इसी तरह क्रोधित हीरा द्वारा रुपए हजम करने की बात पर उसके हृदय को बड़ी ठेस लगती है, पर वह उल्टे धनिया पर ही बरस पड़ता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, सहनशीलता। होरी हद दर्जे का सहनशील है, उसमें सहनशीलता कूट कूट के भरी है। वास्तव में वह कायरता की सीमा तक सहनशील व्यक्ति है। गांव के शोषक वर्ग द्वारा ही नहीं, स्वयं के भाइयों द्वारा और पत्नी पुत्र के बाक बाड़ों, यानी कि उनकी बातों के जो बाण हैं और उस पर जो ज्यादती हो रही है, उसको चुपचाप सहन कर लेता है। कभी उसे क्रोध आया भी तो दांत पीस कर रह जाता है, पर कुछ कहता नहीं है। हाँ, क्रोध आने पर वह धनिया की मारपीट अवश्य कर देता है, क्योंकि किसी और से वह कुछ नहीं कह पाता है। बाद में धनिया के साथ दुर्व्यवहार पर उसको पश्चाताप है वह भी होता है, या दब्बूपन से झेप कर हंसी मजाक कर मन को हल्का कर लेता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5,
दुर्बलताएं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि होरी एक सामान्य किसान है, अतः उसके चरित्र में वे सभी दुर्बलताएं मौजूद हैं जो एक सामान्य किसान में होती है, जैसे कि ऋण को मुफ्त का माल समझकर अनाप शनाप खर्च करना, उसके मतलब कोई प्रकार से मेंटेनेंस नहीं करता पैसे का, ऋण लौटाते समय झूठ बोलना, स्वार्थ की बात सोचना, किसी तरह घर की गाड़ी धकेलना, मतलब एक प्रकार से घर चलता रहे बस ऐसे ही। उसकी इन दुर्बलताओं की असली वजह है उसकी गरीबी और निर्धनता। धनिया से दुर्व्यवहार करना, गाय के लालच में भोला का झूठा आतिथ्य करना, धनिया से भोला की झूठी प्रशंसा करना, बांस बेचकर भाई के पैसे खाना आदि सारी बातें भी दुर्बलता की श्रेणी में ही आती हैं। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट की, भारतीय किसान की समस्त जाति का प्रतीक। होरी का चरित्र संपूर्ण किसान जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जाति का प्रतीक वह होता है जिसके चरित्र में सभी तरह की विशेषताएं, परंपराएं, रीति रिवाजों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने की संभावना हो। और होरी के चरित्र में भारतीय किसान जीवन का मूल इतिहास निहित है। दूसरी ओर होरी के चरित्र में अदम्य सहन शक्ति और साहस तथा भावुकता का समावेश मिलता है। कुछ समीक्षकों का तो यहाँ तक मानना है कि होरी प्रेमचंद का निजी आत्मीय स्वरूप है, लेकिन कई विशेषताएं होरी को उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। देखा जाए तो होरी में ना तो प्रेमचंद की वैचारिकता है और ना ही कर्म संपन्नता, अतः उसे हम प्रेमचंद के कुछ अंशों का प्रतिबिंब कह सकते हैं। है गोदान उपन्यास की महिला पात्र धनिया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इन 5 पॉइंट के आधार पर इस प्रश्न को मतलब एक प्रकार से इसका उत्तर देने वाला हूं। पहला पॉइंट है पवित्र नारी। धनिया होरी की पत्नी है। निम्न वर्ग से संबंधित होते हुए भी वह तन और मन दोनों से ही पवित्र नारी है। नंबर 2 आदर्श माँ। जी हाँ दोस्तों, धनिया के मन में जो मातृत्व का भाव है, यानी एक प्रकार से माँ का भाव है, वह कूट कूट कर भरा है। वह अपनी संतान के अलावा देवर, देवरानी और पोते, गोबर का जो लड़का है, तक के प्रति उसके मन में वही जो मातृत्व है, एक प्रकार से माता का भाव है ना, वह है। उसने सबको माँ जैसा प्यार दिया है। उसके इस गुण का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब जुनिया है वह गर्भवती के रूप में उसके पास आती है और वह एक प्रकार से अपने आप को मतलब अपने घर में उसे रख लेती है। नंबर 3 साहसी एवं निडर। धनिया निम्न वर्ग की स्त्री होने पर भी साहसी, निर्भीक, यानी कि उसमें बिल्कुल भी भय नहीं है और निडर है, डर भी नहीं उसे लगता। किसी बात को पूरी तरह गहराई तक समझ ले और मन में ठान ले तो फिर वह बिरादरी और नियम कानून की कोई चिंता नहीं करती। उसमें एक प्रकार से दब्बूपन नहीं है। नंबर 4 स्वाभिमानी। धनिया का तेज और स्वाभिमान उसके चरित्र की मतलब चरित्र का सर्वाधिक सशक्त पक्ष है। हीरा द्वारा रुपया दबाए जाने पर भी आरोप सुनकर उसका स्वाभिमान जाग उठता है और वह फिपर उठती है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। धनिया का यह विद्रोह अपने अधिकारियों के प्रति जागरूकता की फूटती हुई चिंगारी के रूप में पूरे गांव का विद्रोह है। नंबर 5 क्रोधी स्वभाव। एक सामान्य ग्रामीण नारी के समान धनिया बहुत क्रोध करने वाली स्त्री है। अन्याय के विरुद्ध क्रोध आने पर एकदम खून खराबा करने पर उतारू, छाती ठोककर गाली गलौज करने मरने मारने पर तैयार हो जाती है। एक प्रकार से उसका क्रोधी स्वभाव हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो जवानी की उम्र में रूपवती और आकर्षक लगने वाली धनिया को वास्तव में उसकी कठोर परिस्थितियों ने और लाचारी ने ऊपर से अखरोट और नारियल की तरह कठोर बना दिया था, पर अंदर से एकदम मुलायम, कोमल और रसभरी है। कोमलता और कठोरता का अद्भुत मिश्रण उसके चरित्र में है। जब वह मजबूर जो दुनिया है उसको देखती है तो उसके मन में करुणा भी जाग उठती है। यही गुण उसको यथार्थता प्रदान करते हैं। यथार्थ जीवन में वह संघर्षों से जूझने वाली मानवीय पात्र है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्न का उत्तर होता है समाप्त। प्रेमचंद जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की विवेचना कीजिए। प्रेमचंद जी आधुनिक युग के प्रमुख कलाकार हैं। हिंदी जगत में आपके आविर्भाव से हिंदी के कथा साहित्य ने नवीन और मनोवैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। जहाँ दोस्तों जो हिंदी का कहानी साहित्य है उसने
जो कि प्रेमचंद जी हैं, इनकी मदद से नवीन यानी कि नया मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। प्रेमचंद आधुनिक कला साहित्य के तो जनक हैं ही, निबंध के क्षेत्र में भी आपने प्रगतिशील एवं मौलिक विचार प्रकट किए हैं। प्रेमचंद का साहित्य जनता का साहित्य है, ये बात याद रखना। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद जी हैं, उनका साहित्य जनता का साहित्य कहा जाता है। जन सामान्य के सुख दुख, आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा जो भी है वो सभी कुछ प्रेमचंद के साहित्य में मूर्तिमान है, एक प्रकार से विद्यमान है। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, रंक से लेकर राजा तक, भिखारी से लेकर महंतों तक, घर की कुलवधुओं से लेकर बार बनिताओं तक, रोटियों के लिए ललकते हुए मानव प्राणियों से लेकर मखमली सेज पर सोने वाले रईसों तक, उनके साहित्य की गति अबाध गति से, मतलब उनकी साहित्य की गति में अबाध गति से बही है। समाज का कोई अंग, जनता का कोई वर्ग उनकी कलम से अछूता नहीं रहा, और इसलिए उनके जो बेटे हैं उनने लिखा है कलम का सिपाही। जी हाँ दोस्तों, जो कि अमृत राय हैं, उन्होंने प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा है। प्रेमचंद का साहित्य उनके युग का साहित्य है। उन्होंने अपने युग की सभी महत्वपूर्ण यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का अपने साहित्य में चित्रण किया है। रंगभूमि में उन्होंने नए उद्योग धंधों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका जो कर्मभूमि उपन्यास है उससे अछूत आंदोलन एवं लगानबंदी समस्याओं को लेकर आया था। प्रेमाश्रय किसान जमींदार संघर्ष की कहानी है। वहीं दोस्तों गोदान उपन्यास है, उसमें किसान महाजन के संघर्ष को बाड़ी दी है। अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचंद पूर्ण रूप से जनवादी थे, यानी कि जनता की बात करते थे। वे अपनी जनता को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। वे पूर्णतः मानववादी हैं। उन्होंने सभी समस्याएं कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। हर समस्या को उन्होंने अपने साहित्य में छुआ है और जनता की आवाज को बुलंद किया है, एक प्रकार से जनता की आवाज बुलंद की है। प्रेमचंद हमेशा मानव जीवन के सुधार और आदर्श की भावना को साथ लेकर चलते थे, यानी कि अपने साहित्य में हमेशा के लिए, हमेशा मानव जीवन के सुधार के लिए और एक आदर्श भावना के साथ, इन दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। उनके विचारों से स्पष्ट है कि देश की सच्ची उन्नति सामाजिक जीवन के असंतुलन, वर्गभेद और वैषम्य को दूर किए बिना नहीं होगी। यानी कि दोस्तों उनके विचार हैं कि देश की यदि उन्नति करनी है तो समाज में जो असंतुलन है, जो उसको पहली बात तो समाज के असंतुलन को संतुलित करना होगा, वर्गभेद को मिटाना होगा और जो विषमताएं हैं उन सभी को दूर करना होगा। इन सभी को दूर किए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अब तक देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा, यानी कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये क्या होगा, हमारे देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा। देश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उन्नति और विकास के समान अधिकार प्राप्त ना होंगे। देश की बागडोर जब तक झूठे देश सेवकों के हाथ में रहेगी, जो समय आने पर जनता को धोखा देते हैं, जो व्यक्तिगत हित साधन में लगे रहते हैं, जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। यदि ऐसे लोग हम पर राजनीति करेंगे, हम पर एक प्रकार से हमारी कमांड में रहेंगे, तो दोस्तों देश की उन्नति तो ठीक है, हमारी देश की एक प्रकार से गिरी अवस्था हो जाएगी और तब तक समाज और देश सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता है। ये प्रेमचंद जी के मन भावना, एक प्रकार से उनकी पूरी जीवन के समग्र विचार यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य में शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना और छुआछूत का हमेशा विरोध किया। तो प्रेमचंद जी के साहित्य में आपको शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच और छोटे बड़े की जो भावना है ना, इसका विरोध हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वह हमेशा मानव जीवन की सुधार भावना को साथ लेकर चले हैं। आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी रूप में प्रेमचंद का साहित्य एक और जहां समाज का घिनौना रूप हमारे सामने रखता है, वहीं उनको संवारने और निखारने की प्रेरणा भी देता है। और उनका यथार्थवाद का अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है और जो कुछ कहा है वह सत्य और ईमानदारी के साथ कहा है। उन्होंने सत्य को मानववाद के सौंदर्य से अभिभूत किया है। यह उनका आदर्शवाद है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य को लोक मंगल की व्यापक भावना से मंडित किया है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की भाषा और शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता है भाषा का अधिकार। प्रेमचंद का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनके कथा साहित्य में इतनी व्यापक और गहन भावभूमि को समेटा गया है कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट होने के साथ साथ भाव और अनुभूतियों की भाषा के भी सम्राट थे। उनकी भाषा का जो क्षेत्र है इतना व्यापक और विशाल था कि उसमें साहित्य का विद्वान, उर्दू का मौलवी और गांव के गरीब किसान मजदूर, नगर के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, जज, वकील, डॉक्टर सभी अपनी अपनी रुचि की भाषा को पा लेते थे। प्रारंभ में प्रेमचंद की भाषा में उर्दू के प्रभाव के कारण व्याकरण के कुछ दोष पाए जाते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी भाषा परिमार्जित होती चली गई और बाद में तो उनकी भाषा एकदम साहित्यिक लेवल की भाषा बन गई। पॉइंट नंबर 2, भाषा में सरलता और सजीवता। प्रेमचंद की भाषा जन समाज द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा है, अतः उसमें आडंबर और आकृत्रिमता नहीं पाई जाती है। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सरलता और सजीवता का गुण विद्यमान है। आवश्यकता अनुसार उनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द भी पाए जाते हैं, पर वे अन्य भाषा के शब्दों को थोपते नहीं हैं, बल्कि उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। उन्हें भाषा में शब्दों को गढ़ने का कौशलपूर्ण प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी भाषा वर्ण जो वन्य निर्जर है उसके बेग की तरह स्वतः ही फूट पड़ती है। अब बात करते हैं नंबर 3, पात्र और देश काल के अनुकूल भाषा। प्रेमचंद की भाषा पात्रों के अनुकूल लिखी गई है। मुसलमान पात्र उर्दू मिश्रित भाषा बोलते हैं। ग्रामीण किसान मजदूर पात्र जो रहते हैं वो ठेठ देहाती भाषा में बात करते हैं। भाषा में देश काल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। हास्य विनोद की दृष्टि से भाषा में चुलबुलापन भी होता है, अतः भाषा पात्रानुकूल होने के साथ साथ भावानुकूल भी है। प्रेमचंद की रचनाओं में कुछ ऐसे स्थल भी हैं, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत शब्दों की भी प्रधानता है। ऐसी शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहां कवियों की तरह लेखक ने अपने भाव प्रकट किए हैं। कवित्वपूर्ण शैली का उदाहरण, श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी शुद्धता, सारी कलुषता के भीतर एक प्रकाश निकलता हुआ जान पड़ता है, यानी कि जान पड़ा, जिसने उनके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वर में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था और उसी का नृत्य था। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कर्मभूमि से ली गई हैं। और कर्मभूमि के जो पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 94, उनकी भाषा का तीसरा रूप वह है जिसमें उक्त दोनों शैलियों का समन्वय है। यही उनकी भाषा शैली का वास्तविक रूप है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, भाषा प्रवाह है। उनकी भाषा की तीसरी विशेषता है उसकी जिंदादिली और प्रवाह है। ना तो वह कहीं नीरस है, यानी कि उसमें ना तो कहीं ऐसा लगता है एक उसमें रस ही नहीं है, और ना उखड़ी हुई है। मुहावरों और सूक्तियों के बाहुल्य ने भाषा को महिमामयी और गौरवशालिनी बनाया है और उसमें अपूर्व माधुर्य और लोच भर दिया है। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट यानी कि शैली के बारे में। प्रेमचंद ने प्रमुख रूप से वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, संकेतात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटकीय शैलियों का जो नाटकीय शैली है इन सभी शैलियों का प्रयोग किया है। जहां विषय का सीधा साधा प्रतिपादन करना होता है, भाव और विषय की दृष्टि से जहां अभिव्यंजना का विशेष महत्व नहीं होता, वहां प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में भाषा पूरी तरह व्यावहारिक होती है। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य छोटे छोटे होते हैं और भाषा में कोई भी साहित्यिकता, माधुर्य और प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जहां भावपूर्ण परिस्थितियों का चित्रण करना है, वहां प्रेमचंद की जो भाषा है भावात्मक शैली का रूप ग्रहण कर लेती है। चित्रात्मक शैली में बहुत थोड़े शब्दों के द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित किया जाता है कि चित्रों के समान आंखों के सामने चित्र दौड़ने लगते हैं। रंगभूमि के सूरदास
की झोपड़ी के जो दृश्य है उसका चित्रण इसी शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की नाटकीय शैली बड़ी तीव्र और मुखर है। जहां भावों में उत्तेजना और वातावरण में गंभीरता होती है, वहां भावों की जो तीव्रता है उसको बनाए रखने के लिए प्रेमचंद जी ने नाटकीय शैली का सहारा लिया है। प्रेमचंद जी हैं, उनकी जो व्यंग्य प्रधान शैली है वह भी बहुत ही चुटीली और मार्मिक है, यानी कि मर्म को छू लेने वाली है। इस व्यंग्य शैली में मधुर हास्य रस की वर्षा होती है और कहीं भी कटुता का नाम तक नहीं होता है। मतलब इस शैली में क्या रहता है, हास्य रस की वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। गोदान की कथा में बेलारी गांव की चर्चा होती है, जहां पर होरी नामक एक किसान रहता है। उसकी पत्नी का नाम है धनिया, उसका एक पुत्र है गोबर और 2 पुत्रियां हैं रूपा और सोना। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार से होरी का परिवार है। अब अन्य पात्रों में एक भोला है जो कि विदुर है, यानी कि उसकी पत्नी नहीं है। झुनिया है जो कि भोला की बेटी है और इसके पति भी मतलब खत्म हो गए हैं। राय साहब हैं जो कि जमींदार हैं। हीरा और शोभा ये दोनों ही होरी के भाई हैं। और मिर्जा खुर्शीद एक अन्य पात्र हैं जो कि शहर से रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं। तो दोस्तों उपन्यास की शुरुआत होती है, होरी जब राय साहब से मिल ले बेलारी से सेमरी गांव जाता है तो रास्ते में उसे भोला की गाय दिखती है और उसे देखकर वह उसकी एक गाय ले लेता है। गाय की कीमत 80 रुपये होती है, प्लस भोला कहता है कि मेरे पास मतलब भूसा की कमी है, तो इस कारण से होरी कहता है कि मैं तुमको भूसा दे दूंगा। राय साहब होरी से सहायता मांगते हैं तो क्या करता है, होरी उनकी मदद भी कर देता है। होरी का बेटा है और जो होरी की पत्नी है धनिया, यहाँ पे झुनिया गलती से लिख गया धनिया, ये राय साहब के यहाँ जाने पर नाराज होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि होरी बार बार राय साहब के यहाँ चाटुकारिता करने मतलब बिल्कुल भी ना जाए। झुनिया और गोबर, इसी बीच क्या होता है कि झुनिया और गोबर को प्यार हो जाता है। झुनिया वही है जो भोला की मतलब बेटी है। और दोस्तों एक दृश्य रहता है, उसमें गाय के घर आते ही होरी के पूरे घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। पर जश्न में होरी के जो भाई रहते हैं हीरा और शोभा, ये दोनों नहीं आते हैं। सेमरी में राय साहब के यहाँ एक दृश्य में उत्सव है जिसमें मिस्टर तनखा, डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, कामनी, मालती मिर्जा, ये सभी मतलब उस उत्सव में शामिल हैं। वहां पर हास्य व्यंग होता है। गांव में राय साहब का नौकर कहता है कि जिसने भी लगान नहीं चुकाई है, मतलब एक प्रकार से लगान कर नहीं चुकाया है, वे अपने ही खेत में हल नहीं चला सकेंगे। अब लगान की बात सुनते ही होरी क्या करता है, लगान चुकाने के लिए जो झिंगुरी सिंह होते हैं उनसे पैसे उधार ले लेता है। मतलब एक प्रकार से इंटरेस्ट के रूप में, एक प्रकार से ब्याजनुमा पैसे झिंगुरी सिंह से उधार लेता है। हीरा रात को गाय को विष दे देता है। जो कि होरी का भाई होता है हीरा, वह गाय को रात में विष दे देता है और वहीं पर गाय मर जाती है। हीरा और धनिया इन दोनों में तू में होती है, क्योंकि दोस्तों यदि धनिया की मतलब गाय मर गई है तो फिर हीरा और जो धनिया है ये दोनों की एक प्रकार से लड़ाई टाइप की होती है। मामले की जांच के लिए दरोगा आते हैं, लेकिन दोस्तों जो दरोगा आते हैं वह भी होरी को और वहां के गांव वालों को लूट के चले जाते हैं, यानी कि वो भी एक प्रकार से रिश्वत ही मांग के चले जाते हैं। हीरा गांव से भाग जाता है। होरी है वह पूरे 1 महीने के लिए बीमार पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों 1 महीने के बाद धनिया के घर गर्भवती झुनिया आती है। झुनिया वही है जो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, होरी का बेटा गोबर था जिसके साथ झुनिया का मतलब एक प्रकार से लव हो गया था। तो गर्भवती अवस्था में जो झुनिया है वह धनिया के घर आती है और वहीं पर रहने लगती है। बिरादरी के पाप के कारण, क्योंकि अलग अलग जाति के होते हैं ये लोग, तो होरी पर 100 रुपये नगद और 30 बोरी दंड लगाया जाता है। अब होरी के पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो इसलिए होरी क्या करता है, मकान भी गिरवी होरी का हो जाता है और फिर गोबर है ये लखनऊ चला जाता है। अब ये दुख सब हो ही रहा होता है कि भोला गाय के 80 रुपये लेना चाहता है और होरी से उम्मीद टूटने पर वह होरी के जो बैल है उसको छोड़ के ले जाता है। मालती और मेहता में इसी बीच नोकझोंक होती है। एक पत्रकार राय साहब का भी शोषण करके चले जाते हैं, यानी कि ओमकारेश्वर होते हैं वह राय साहब से भी एक प्रकार से झूठी खबर बना के वो कहते हैं कि ये इतने पैसे दे दो वरना मैं ये सबको बता दूंगा। तो राय साहब का शोषण इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों गांव में ही एक ब्राह्मण होते हैं दाता दीन, ये होरी से साझे बुवाई करता है, यानी कि साथ साथ बुवाई करवाते हैं और होरी दाता दीन की अब मजदूरी भी करने लगता है, मजदूरी भी अपने ही खेत में। गोबर शहर से गांव आता है और झुनिया को शहर ले जाता है। माता दीन की रखेल सिलिया, उसके पापा हरकू अब माता दीन का क्या करते हैं, जाति भ्रष्ट करवा देते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, मांस खिला देते हैं, मुंह में मांस डाल देते हैं। सोना का विवाह है अधेड़ उम्र की, जो कि होरी की बेटी है, बड़ी बेटी सोना, तो इसका विवाह अधेड़ उम्र के आदमी से हो जाता है।
भोला एक जवान विधवा से विवाह कर लेता है, लेकिन दोस्तों जो जवान विधवा रहती है वह भोला को ही घर से बाहर निकाल देती है। इसी बीच दोस्तों जो होरी की ईख रहती है यानी कि गन्ना रहता है वह नीलाम होती है। होरी को नुकसान हो जाता है, उसके हाथ में ईख का एक भी पैसा नहीं आता है। जो नौहरी है वह दया से होरी को क्या करती है, 200 रुपये देती है। माता दीन अब जाति बंधन तोड़कर सिलिया के साथ रहने लगता है। राय साहब के भी जो अच्छे दिन हैं वो आ जाते हैं। गोबर माली बनता है। होरी की आर्थिक दशा हर दिन गिरती जाती है। रूपा का विवाह है वह अधेड़ से हो जाता है। रूपा कौन है, होरी की छोटी बेटी है, यानी कि सोना का पहले विवाह हो गया और रूपा का भी एक प्रकार से अधेड़ उम्र के एक आदमी से रूपा का विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद होरी है वह अपने पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता है। एक दिन हीरा होरी से माफी मांगता है। अब यहाँ पर हीरा भी आ जाता है वापस और होरी से माफी मांगता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, तो होरी उसे माफ भी कर देता है। कुछ दिन बाद होरी को क्या होता है, काम करते वक्त लू लग जाती है और वहीं पर होरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सब कहते हैं कि गोदान, मतलब सब कहते हैं कि गोदान करो। तो अंत में धनिया 20 आने ब्राह्मण दाता दीन को देकर कहती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बच्चिया है, ना पैसा है, यही है इनका गोदान। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। तो मैं बात करने वाला हूं फणीश्वर नाथ रेणु के बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध उपन्यास मेला आंचल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये उपन्यास इतना बड़ा है, यानी कि लगभग 400-500 पेजों का है, लेकिन दोस्तों इस उपन्यास को मैं महज 9 मिनट में पूरा करने वाला हूँ। अब पूरा मतलब ऐसे नहीं कि हर एक उसके शब्द, मतलब उसका जो कहने का जो तात्पर्य है उसको मैं महज 9 मिनट में पूरा करवा दूंगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस उपन्यास को मैं प्रमुख 4 बिंदुओं पर चर्चा करके इस उपन्यास को खत्म करूंगा। पहला है लेखक परिचय। सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का लेखक जो उनका परिचय है, थोड़ा सा परिचय, ज़्यादा मैं मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस 30-40 सेकंड में उनका परिचय कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद उपन्यास की प्रस्तावना क्या है, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, सभी पात्रों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, प्रमुख पात्रों की चर्चा करूंगा। नंबर 3 पर अपन बात करेंगे सारांश की, यानी कि जो उपन्यास है उसका सारांश क्या है, उसका मूल निचोड़ क्या है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि अपन पूरे उपन्यास को नहीं लेने वाले, उसका जो कहने का मतलब क्या है उसे अपन जानने वाले हैं। और लास्ट में अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे निष्कर्ष की। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं लेखक परिचय की। तो लेखक परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। यहाँ पे अररिया या आजकल पूर्णिया जिला भी आ जाता है, तो पूर्णिया जिला भी आप लोग मान सकते हो। उन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण भारत की संस्कृति, परंपरा और समस्याओं को चित्रित किया है। याद रखना, उन्होंने जो भी साहित्य लिखा उसमें ग्रामीण भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है और जो भी समस्याएं हैं उनको अपने साहित्य में संजोया है। उनकी भाषा मैथिली और बिहार से थे तो भोजपुरी और हिंदी का, उनकी भाषा में मैथिली, भोजपुरी और हिंदी का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जो मेला आंचल है, मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। वे साहित्यिक जगत में आंचलिकता के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, मतलब प्रसिद्ध हैं, आज भी आंचलिकता के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जो निधन है 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। तो दोस्तों अब अपन जानते हैं प्रस्तावना। जो मेला आंचल है 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासों में मील का पत्थर माना जाता है। तो इसे मील का पत्थर माना जाता है, याद रखना, मील का पत्थर किसे माना जाता है, मेला आंचल उपन्यास को। इस उपन्यास की प्रस्तावना में लेखक ने ग्रामीण भारत की सजीव झलक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारतीय गांवों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है। रेणु ने इसे आंचलिक कथा कहा। एक प्रकार से रेणु ने क्या कहा, इसे आंचलिक कथा, जिसमें ग्रामीण समाज के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। अब जान लेते हैं मेला आंचल जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्रों के परिचय। तो पात्र परिचय, एक है डॉक्टर प्रशांत, ये उपन्यास के मुख्य नायक हैं। वह एक आदर्शवादी युवा डॉक्टर हैं जो गांव के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। उनका चरित्र समाज सुधार और मानवता का प्रतीक है। नंबर 2, तोपन मिश्रा एक पंडित हैं और गांव के पुराने
सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परंपरागत जो सोच रहती है लोगों की, उसी सोच के मतलब उसी सोच में डूबे रहते हैं और ग्रामीण गांव की राजनीति से जुड़े हुए हैं। नंबर 3 भोला। जो भोला मास्टर हैं वह गांव के शिक्षक हैं। ये गांव के शिक्षक हैं जो शिक्षा और सामाजिक बदलाव के प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 4 कमली। उपन्यास की प्रमुख नायिका हैं, डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका हैं। उनका चरित्र है सादगी, मतलब एक प्रकार से जो कमली है इनका चरित्र सादगी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर जो एक प्रकार से पात्र हैं नर्स मरियम। ये अस्पताल में जो डॉक्टर प्रशांत हैं इनकी सहयोगी हैं, जो अपने सेवा भाव और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। नंबर 6 ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी हैं वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल व्यक्ति हैं, यानी कि इन्हें धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये हमेशा शामिल होते हैं। उनका चरित्र ग्रामीण संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। अब बात करते हैं 2 पात्र और रह गए हैं, मतलब मुख्य पात्रों की बात, वैसे तो कई पात्र हैं। नंबर 7 गामा और नंबर 8 हरनाम सिंह। जो गामा है वह एक गरीब किसान है जो ग्रामीण समाज में व्याप्त जो शोषक है, मतलब शोषण है, जिस किसान का शोषण होता है उसका प्रतीक है। और जो हरनाम सिंह है ये गांव के जमींदार हैं और जो सामंती व्यवस्था है इसके प्रतिनिधि हैं। तो दोस्तों ये इन पात्रों के माध्यम से, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि इन पात्रों के माध्यम से रेणु ने ग्रामीण समाज, उनकी समस्याओं, संघर्षों और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अब जानते हैं हम उपन्यास का सारांश। उपन्यास के सारांश की बात की जाए तो मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण समाज की जमीनी हकीकत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले की एक काल्पनिक गांव मरभंगा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और स्वतंत्रता के बाद जो भारत के जीवन, जो ग्रामीण जीवन है, उनकी समस्याओं और संघर्षों को, जो संघर्ष हैं, समस्याएं और संघर्षों और बदलती सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इसको दर्शाता है। आगे है कहानी का जो नायक है डॉक्टर प्रशांत, एक शिक्षित और आदर्शवादी युवक है जो गांव के लोगों की सेवा करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लेकर मरभंगा आता है। लेकिन वह जल्दी ही पाता है कि गांव की जो समस्याएं हैं केवल चिकित्सा की कमी तक सीमित नहीं है। गांव में जातिवाद है, बाकी उस समय पे मतलब बहुत जाति, ऊंच नीच, ये छुआछूत वगैरह उस समय, मतलब इस जो मरभंगा गांव है इसमें ये सब चलता है। मतलब जातिवाद तो है, अंधविश्वास है, एक प्रकार से ढोंग पाखंड सब चल रहा है इस गाँव में। अशिक्षा तो है ही, अशिक्षा से ही ये दोनों पैदा होते हैं। गरीबी है गांव में और सामंती व्यवस्था है, इसकी जकड़न में ये गांव है जो वह फंसा हुआ है। डॉक्टर प्रशांत और गांव की एक लड़की रहती है कमली, इनके बीच प्रेम कहानी भी इस उपन्यास की एक मुख्य धारा है। कमली की मासूमियत और ग्रामीण परिवेश की सादगी प्रशांत के शहरी दृष्टिकोण और आदर्शवाद के साथ मिलकर कहानी को भावात्मक गहराई देती है। गांव के अन्य पात्र में भोला मास्टर हैं, तोपन पंडित हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है, गामा है, हरनाम सिंह है, नर्स मरियम है। ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं और वर्गों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। इनके माध्यम से लेखक हैं उन्हें सामंती शोषण, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक जो छल कपट होता है उसको उजागर किया है। मेला आंचल न केवल ग्रामीण जीवन की कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है बल्कि उसमें प्रेम, करुणा और सामूहिकता की भावना भी उजागर करता है। इस उपन्यास की भाषा और शैली, मतलब इस उपन्यास की जो भाषा है और शैली है, इसमें लोकगीत और कहावतें, स्थानीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जो इसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय बनाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे अंतिम बिंदु निष्कर्ष की। निष्कर्ष, मेला आंचल ग्रामीण भारत की वास्तविकता को उजागर करता है। इसमें भारतीय गांवों की जो सुंदरता है, कुरूपता है, इन दोनों का ही चित्रण हमें देखने को मिलता है। रेणु ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ग्रामीण जो समाज है उसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपन्यास का संदेश यह है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब समाज में शिक्षा, जागरूकता और समानता का प्रसार हो। प्रसार मतलब एक प्रकार से इसका विज्ञापन हो। यदि इन चीज़ों का, यानी कि शिक्षा का, जागरूकता का और समानता, इन चीज़ों का यदि प्रसार होगा तो एक प्रकार से हमारे देश का वास्तविक विकास संभव है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो मेला आंचल उपन्यास है ये होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कम समय में मैंने इस उपन्यास को एक प्रकार से इसका आइडिया बता दिया है आपको कि इस प्रकार से ये उपन्यास है।